स्टूडेंट्स वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर करेंगे। इन माय लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मसल सेल्स हैं, जिसे आप मसल फाइबर भी बोल सकते हो, तो हमारी जो मसल सेल्स होते हैं वो दो टाइप के प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। वन इज द एक्टिन, अनदर वन इज द मायोसिन। इसमें से जो एक्टिन है वो एक थिन फिलामेंट होता है और वो लाइट बैंड बनाता है, जिसको हम जनरली आई बैंड से डिनोट करते थे। और जो हमारा दूसरा प्रोटीन है दैट इज द मायोसिन, वो थिक फिलामेंट होता है और उसके डार्क बैंड्स बनते हैं और वो हमारा ए बैंड से रिप्रेजेंट होता है। तो पहले हम बात करते हैं एक्टिन फिलामेंट की। हर एक एक्टिन फिलामेंट में दो एफ एक्टिन्स होते हैं जो फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक होते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर हेलिकल वाउंड होते हैं। हेलिकल वाउंड मतलब जैसे आपने रस्सी देखी होगी, रस्सी को हम एक के ऊपर एक अगर रैप कर दे तो वो इस तरह की अपीयरेंस देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज हेलिक्स। तो एक्टिन के अंदर जो दो एक्टिन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर हेलिक्स की शेप में वाउंड होते हैं। अब हर एक एफ एक्टिन की बात करें तो हर एक एफ एक्टिन एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर क्या होता है, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो, पहले अगर आपने हिंदी मीडियम में साइंस किया तो आपने एक शब्द सुना होगा बहुलक। सो बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर। मीन्स कि जब एक ही जैसी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं तो वो पॉलीमर बनाती हैं। एक चीज को मोनोमर बोल देते हैं, और जब एक जैसे बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो पॉलीमर कहलाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि हर एक एफ एक्टिन बहुत सारे जी एक्टिन्स का एक पॉलीमर है। और ये जो जी एक्टिन्स हैं इनको हमने जी एक्टिन नाम इसलिए दिया क्योंकि इनकी जो शेप है वो ग्लोबुलर है, मतलब सर्कुलर है। इसके अलावा एक और प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। उसके दो फिलामेंट्स इस एफ एक्टिन के बिल्कुल पैरेलल होते हैं एक। और इसके अलावा एक और प्रोटीन होता है दैट इज द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन पे रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रोपोमायोसिन जो है वो तो एफ एक्टिन्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में है, बट जो ट्रोपोनिन है वो एक रेगुलर इंटरवल मतलब एक फिक्स टाइम होगा जहां पर वो पाया जाएगा, मतलब इतने गैप के बाद वो बार बार रिपीट होता है। तो अगर हमारी मसल्स रेस्टिंग स्टेट में है, मतलब उनमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये जो ट्रोपोनिन है इसका काम क्या होता है, ये ट्रोपोनिन मायोसिन के ऊपर कुछ एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होती हैं। उन एक्टिव बाइंडिंग साइट्स की वजह से जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ बाइंड करके मूवमेंट कर सकता है। तो अगर हमारी मसल्स रेस्ट पे है, मतलब हम कोई काम नहीं कर रहे, तो मायोसिन के ऊपर ये जो एक्टिव बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट हैं इन्हें ट्रोपोनिन मास्क कर लेगा, ढक लेगा, जिसकी वजह से वो एक्टिन के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगी और मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये चीज आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, तो एक ये स्ट्रैंड है और इसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड इस तरह से एक हेलिक्स बना के वाउंड हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है एफ एक्टिन है, मतलब इस पूरी एक चेन को आप एफ एक्टिन बोलोगे। तो इस तरीके से दो एफ एक्टिन चेन्स एक दूसरे के ऊपर हेलिकली वाउंड होती हैं। और इस हेलिकल चेन के अंदर जो ये आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, इन सर्कल्स को हम बोलते हैं जी एक्टिन। जैसे कि मैंने आपको बताया जी एक्टिन हम इसलिए इनको बोल रहे हैं क्योंकि इनकी शेप गोल है, ग्लोब्यूल की तरह है। अब हर एक चेन के साथ आप देखोगे कि एक रस्सी जैसी आपको आकृति दिखेगी जो बिल्कुल इसके पैरेलल रन हो रही है। तो ये है ट्रोपोमायोसिन। ये एक प्रोटीन है जो बिल्कुल एफ एक्टिन के पैरेलल चल रहा है। इसके अलावा एक और प्रोटीन आपको दिख रहा होगा ट्रोपोनिन। ये तीन तीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ट्रोपोमायोसिन था वो तो हर जगह पे लोकेटेड था, मतलब हर जगह पे पैरेलल चल रहा था। ट्रोपोनिन की कुछ फिक्स जगह है, वो उस जगह पे पाया जाएगा, और एक रेगुलर इंटरवल है कि मतलब इतने इतने गैप के बाद वो रिपीट होगा। और इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मायोसिन है। एक्टिन का जो मोनोमर था वो सिर्फ एक ग्लोब्यूल की शेप में था, लेकिन जो मायोसिन है, मायोसिन का अगर आप मोनोमर देखो, जिसको हम मीरोमाइसिन भी बोल सकते हैं, तो उसकी शेप आपको एक स्नेक लाइक लगेगी। जैसे स्नेक होता है, आप ये समझ सकते हो कि जैसे दो स्नेक्स हैं और वो आपस में क्वाइल्ड है। तो इसमें जो इसका ये वाला रीजन है इसे हम हेड रीजन बोलते हैं और ये इसका टेल रीजन है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्वाइल कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, तो इस हिस्से को हम क्रॉस आर्म भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि मीरोमाइसिन के अंदर
ऊपर की तरफ दो आपको साइड्स दिखा रखी हैं, दीज आर द एक्टिन बाइंडिंग साइड्स, यानी कि ये वो जगह है जहां से ये एक्टिन के साथ जुड़ता है। और अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको दो एटीपी बाइंडिंग साइड्स दिख रही हैं, मतलब वो साइड जहां से वो एटीपी के साथ बाइंड करता है। तो किस तरीके से ये काम करता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हर एक मायोसिन, जिसको आप थिक फिलामेंट भी बोल सकते हो क्योंकि वो ए बैंड बनाता है, तो वो भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। इसके जो मोनोमर्स है उन्हें मीरोमाइसिन्स बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जब बहुत सारे मीरोमाइसिन्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो थिक फिलामेंट बना देते हैं। अब ये हर एक जो मीरोमाइसिन है इसके भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसका जो हेड रीजन है दैट इज ग्लोब्यूलर, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, ग्लोब्यूल की शेप में है। छोटी सी यहाँ पे आर्म होती है और बाकी इसका टेल रीजन होता है। इसमें जो इसका पहले का रीजन है, मतलब जिसमें इसका हेड और इसकी आर्म आती है, उस रीजन को हम बोलते हैं हैवी मीरोमाइसिन यानी कि HMM। और उसके बाद जो इसका टेल रीजन बचता है वो हल्का होता है, तो उसको हम बोलते हैं LMM यानी कि लाइट मीरोमाइसिन। तो इसका जो HMM वाला कॉम्पोनेंट है, हैवी कॉम्पोनेंट है, जिसमें इसकी हेड और आर्म आती हैं, वो रेगुलर डिस्टेंस पे और पर्टिकुलर एंगल पे एक दूसरे से दूर होती रहती है। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका, ये एक प्रॉपर एंगल, एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के एक दूसरे से अलग होता रहता है। और यहाँ पे आके ये एक दूसरे से क्वाइल भी हो जाते हैं और इसको हम क्रॉस आर्म भी बोल देते हैं। इसका जो ये ग्लोबुलर हेड है, इसके हेड के ऊपर एक्टिव एटीपेज एंजाइम मौजूद होता है और साथ ही साथ इसमें एटीपी और एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए भी साइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब किस तरीके से ये दोनों प्रोटीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं उसके बारे में एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई है। तो ऑल्दो आपकी जो बच्चों NCERT की बुक है उसमें आपका पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है और अच्छे से ही एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने पर्सनल हैंडमेड नोट्स का इस्तेमाल करूँगी। नोट्स का इस्तेमाल मैं यहाँ पे इसलिए करूँगी क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा, आप ये कह सकते हो कि पैराग्राफ की फॉर्म में दी हुई हैं, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है हैंडमेड नोट्स की हेल्प लेंगे ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए, और उनको डिस्कस करने के बाद अगेन मैं NCERT से ही आपको वो चीज़ फिर से क्लियर करवाऊँगी।